लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक सुपर बीस्ट बोन एलिफेंट ने डेविल किंग शेल्टर पर हमला कर दिया था। लीडर हु अपने सभी इवॉल्वर के साथ मिलकर उसे रोक रहा था, लेकिन वो भला एक सुपर बीस्ट के सामने कैसे टिक पाते। उनका शेल्टर बस तबाह होने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में हानशन और अंकल वैंग आकर उन लोगों को बचा लेते हैं। एंड वहां पर अंकल वैंग ने गॉडेस आर्मी का भी जिक्र किया था, जिस वजह से अभी के लिए सभी लोग सोच में पड़ गए थे कि आखिर ये गॉडेस आर्मी है क्या, एंड क्या वो लीडर हु की आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल है। खैर, वहां से जब वो एलिफेंट दूर आ गया था, तब वो एलिफेंट पीच फॉरेस्ट में चला गया था। अब आगे हानशन अंकल वैंग से पीच फॉरेस्ट के बारे में पूछता है, तो अंकल वैंग बताते हैं पीच फॉरेस्ट एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पीच ट्रीज मौजूद हैं, जो बहुत ही ज़्यादा घने और ऊंचे हैं। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल बीस्ट रहते हैं। अगर एक बार कोई इंसान गलती से इसके अंदर चला गया, तो उसका बाहर आना लगभग नामुमकिन है। हर साल पीच के पकने के टाइम पर बहुत सारे बीस्ट यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकते हैं। शायद अभी वही टाइम चल रहा है, इसलिए ये बीस्ट, ये हाथी भी इसी पीच फॉरेस्ट के अंदर गया है। इस पर हाइंशन सोच में पड़ जाता है, अगर एक सुपर बीस्ट हाथी उस पीच को खाना चाहता है, तो जरूर वो पीच नॉर्मल तो नहीं होगी, जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो खास होगा। इधर वो हाथी लगातार पीच फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि हाथी अपनी वॉयलेंट स्टेट से बाहर आ गया है एंड अभी के लिए नॉर्मल हो गया है। ये देखकर अंकल बैंक शॉक हो जाते हैं एंड शॉक होकर कहते हैं, आखिर ये हाथी नॉर्मल कैसे हुआ, आखिर इसने अपनी वॉयलेंट स्टेट को बंद कैसे किया, ये उससे बाहर कैसे आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बार अगर कोई बीस्ट वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकता है। इस पर हाइंशन सोचते हुए कहता है, शायद ये बीस्ट कभी वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं था, शायद इसके पास अपनी पावर बढ़ाने की कोई एबिलिटी है एंड इसने वही एबिलिटी एक्टिवेट की थी। खैर, अंकल वैंग, आप अभी के लिए यहाँ से वापस जाइए एंड वहाँ जाकर ज़रा पता लगाइए कि आखिर शेल्टर में चल क्या रहा है। इस पर अंकल वैंग वहाँ से जाने लगते हैं। हानशन जीरो की तरफ देखता है एंड कहता है, जीरो, क्या तुम भी उनके साथ जाओगी? लेकिन जीरो मना कर देती है एंड वो हानशन के साथ ही रहने की जिद करती है। इस पर हानशन भी मान जाता है, जिसके बाद वो जीरो सिल्वर फॉक्स के साथ उस पीच फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ने लगता है। अभी के लिए सिल्वर फॉक्स काफी ज्यादा शांत था, मतलब आसपास जरूर कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए हानशन भी काफी ज्यादा चिल था। वो धीरे धीरे जीरो के साथ पीच फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था। वहाँ की सीनरी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, क्योंकि चारों तरफ पीच ट्रीज थे, जिनके ऊपर अभी के लिए फूल आ चुके थे। हानशन एक फूल निकालकर जीरो के सर पर लगा देता है, जिससे जीरो की ब्यूटी और ज्यादा बढ़ जाती है। उन लोगों को फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए काफी दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं चला था कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। तभी अचानक से हानशन नोटिस करता है कि वो लोग पीच फॉरेस्ट के बीचों बीच आ गए हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पीच ट्री मौजूद है। इतने बड़े पीच ट्री को देखकर हानशन शॉक हो गया था, क्योंकि पहले तो ये पीच ट्री पूरे फॉरेस्ट के बीचों बीच मौजूद था एंड दूसरा, ये बाकी सभी पीच ट्री से लगभग 3 से 4 गुना बड़ा था। तभी अचानक से वहां पर वो हाथी आ जाता है, जो जैसे ही उस पीच ट्री के सामने आता है, अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जैसे कि उस पीच ट्री की पूजा कर रहा हो। ये देखकर तो हानशन की आंखें ही बाहर आ जाती हैं। एंड इतना ही काफी नहीं था, अचानक से वो हाथी क्रॉस लेग कर मतलब पालथी मारकर बैठ जाता है। एंड अभी के लिए वो इस तरह बैठा था जैसे कोई बुद्ध मॉन्क बैठता है। वो अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा था एंड ये देखकर तो हानशन को इस चीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। आखिर ये बीस्ट इस तरह से कल्टीवेशन कर सकता है, बीस्टों के पास कल्टीवेशन करने की एबिलिटी आखिर कैसे हो सकती है। तभी अचानक से हाइंशन को कुछ फील होता है एंड वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तो वहां से एक सांप गुजरता है, जो हाइंशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है एंड सीधा जाकर उस पीच ट्री के पास रुकता है। तभी अचानक से वहां पर एक के बाद एक और बीस्ट आने लगते हैं एंड कमाल की बात ये थी
कि ये सभी के सभी सुपर बीस्ट थे एंड सभी के सभी उसी बड़े से पीच ट्री के सामने आकर रुक गए थे। उस पीच ट्री से अभी के लिए अजीब सी लाइट निकल रही थी एंड सभी के सभी बीस्ट वहां बैठकर वहां पर कल्टीवेशन कर रहे थे। वहां पर इतने सारे बीस्ट थे लेकिन आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे थे। शायद इसी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा शांत थे। तभी अचानक से सिल्वर फॉक्स को कुछ होता है। वो उस पीच ट्री के पास जाने लगता है एंड हानशन और जीरो को भी वहां आने के लिए कहता है। ये देखकर हानशन थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे सुपर बीस्ट थे लेकिन वो आपस में लड़ नहीं रहे थे। इसलिए थोड़ा सोचकर हानशन वहां पर जाने लगता है। वहां पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट मौजूद थे जो अगर और किसी जगह पर होते तो आपस में लड़ पड़ते, लेकिन यहाँ पर वो सभी के सभी बहुत शांति से बैठे हुए थे। शायद इस पीच ट्री में ऐसा कुछ खास था जिस वजह से खूंखार बीस्ट हद से ज्यादा शांत हो गए थे। सभी के सभी अभी के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तभी हाइंशन नोटिस करता है कि सिल्वर फॉक्स ने अचानक से कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया है एंड उसकी बॉडी में तो एनर्जी भी फ्लो हो रही है, जो होना काफी स्ट्रेंज बात थी। हाइंशन सोच में पड़ जाता है क्या मुझे भी यहाँ पर कल्टीवेशन करनी चाहिए एंड थोड़ा सोचकर वो कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। वो अभी के लिए मिस्टीरियस मंत्रा की कल्टीवेशन कर रहा था। उसने पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा कोशिश की थी मिस्टीरियस मंत्रा में ग्रो करने की, लेकिन बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करने के बाद भी उसे थोड़ी भी ग्रोथ नहीं मिली थी। उसकी ग्रोथ कहीं तो अटक गई थी। लेकिन आज जैसे ही उस पीच ट्री के पास कल्टीवेशन के लिए बैठता है, उसकी बॉडी के अंदर अजीब से एनर्जी फ्लो होने लगती है जो उसकी कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट और इजी कर देती है एंड हांशन बहुत इजीली मिस्टीरियस मंत्रा में ग्रो करने लगता है। इधर सिल्वर फॉक्स भी अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा था एंड बाकी के बीस्ट भी कल्टीवेशन कर रहे थे। पर अजीब बात ये थी कि अभी के लिए सिर्फ हांशन, सिल्वर फॉक्स एंड वो बड़ा जो बियर बीस्ट था उसके साथ एक छोटा बियर बीस्ट था, शायद वो उसका कोई बच्चा था। ये 3 या 4 लोग ही सिर्फ अपने बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो होते हुए महसूस कर पा रहे थे। बाकी के बीस्ट जरूर कल्टीवेशन कर रहे थे लेकिन उनकी बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी फ्लो नहीं हो रही थी। ये देखकर हांशन सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कुछ बीस्ट मरने के बाद सिर्फ अपना लाइफ जिन एसेंस छोड़ते हैं, तो वहीं कुछ बीस्ट अपनी बॉडी भी पीछे छोड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई खास रीजन है? कुछ बीस्ट कल्टीवेशन करते वक्त अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी भी फ्लो कर पाते हैं, वहीं कुछ बीस्ट सिर्फ कल्टीवेशन कर कर अपनी पावर थोड़ी बहुत बढ़ा पाते हैं। उनकी बॉडी के अंदर कभी भी एनर्जी फ्लो नहीं होती है। क्या इसका मतलब ये है कि सुपर बीस्ट के बच्चे सुपर बीस्ट से काफी ज्यादा अलग होते हैं या उनके पास कोई खास तरह की एबिलिटी होती है? आइंस्टाइन को याद आने लगता है कि सुपर बीस्ट के बच्चों के पास काफी अलग तरह की एबिलिटीज होती हैं कंपेयर किया जाए अगर उनके पेरेंट्स से। अगर उसका सिल्वर फॉक्स एंड एक एडल्ट फॉक्स में कंपैरिजन किया जाए तो उसका सिल्वर फॉक्स काफी ज्यादा पावरफुल निकलेगा उस एडल्ट सिल्वर फॉक्स के मुकाबले, क्योंकि उसके सिल्वर फॉक्स की जो लाइटनिंग एबिलिटी थी वो किसी एडल्ट सुपर बीस्ट सिल्वर फॉक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। आंशन सोच में पड़ जाता है क्या इसका मतलब ये है कि सुपर बीस्ट के बच्चे उन सुपर बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुपर बीस्ट की भी कई तरह की जनरेशन्स होती हैं, इसमें फर्स्ट जनरेशन की सुपर बीस्ट सबसे कमजोर, सेकेंड जनरेशन के उनसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि सेकेंड जनरेशन की सुपर बीस्ट की जो जीन्स होते हैं वो इवॉल्व हो चुके होते हैं, इसलिए उनके पास एबिलिटी आ जाती है। वहीं थर्ड जनरेशन की सुपर बीस्ट सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की सुपर बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सोचकर हानशेन अभी के लिए थोड़ा शांत हो गया था। उसे अब चीजें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। खैर, अभी के लिए वक्त नहीं था इन पर सोचने का, इसलिए वो अपना पूरा ध्यान कल्टीवेशन में लगाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक सेकेंड भी वेस्ट करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। इन 15 दिनों में हानशन ने लगातार मिस्टीरियस मंत्रा की कल्टीवेशन की थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रोग्रेस भी मिली थी। हानशन अभी भी कल्टीवेशन ही कर रहा था। तभी सिल्वर फॉक्स उसे काट कर उठाता है। हानशन उठते ही पूछता है, सिल्वर फॉक्स क्या हुआ? पर तभी वो देखता है कि वहां मौजूद सभी के सभी सुपर बीस्ट अचानक से पागल हो गए हैं एंड वो एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे हैं, जैसे कि वो अभी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।
ये देखकर हानशन समझ जाता है कि पीचेस के पकने का सीजन बहुत ही पास आ रहा है एंड शायद ये सारे के सारे बीस्ट उन्हीं पीचेस के लिए लड़ रहे हैं। हानशन अभी के लिए कोई खतरा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से सिल्वर फॉक्स को उठाता है एंड जीरो के साथ वहां से भागने लगता है। अगर वो वहां पर थोड़ी देर और रुकते तो उनकी जान खतरे में आ सकती थी, लेकिन जाते वक्त हानशन मन ही मन सोच रहा था कि इन पीच के लिए सुपर बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं, तो ज़रूर इन पीचेस का इफ़ेक्ट बहुत ही ख़ास होगा। मैं फ्यूचर में जब भी टाइम मिलेगा, तब एक बार यहाँ लौटकर उन पीचेस को हासिल करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ताकि मुझे कोई ना कोई प्रोग्रेस तो मिल सके। यही सोचकर हानशन ज़ीरो और सिल्वर फॉक्स के साथ पीच फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से ब्लैक गॉड शेल्टर लौट आता है। अभी के लिए वो अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड प्रोफेसर बाईशैन से बातें कर रहा था। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, प्रोफेसर बाईशैन वही हैं जिन्होंने हानशैन को पीनेंग ब्लास्ट प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्होंने हानशैन की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। अभी के लिए हानशैन प्रोफेसर बाईशैन से कहता है, प्रोफेसर मेरे पास एक वेपन है जिसके लिए मैं एक मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर हानशैन उन्हें अपना ड्रैगन स्पीयर दिखाता है। प्रोफेसर उसे ध्यान से देखते हैं एंड सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसके लिए कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक ठीक रहेगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा है, पर इतना ढूंढने के बावजूद मुझे इसके लिए कोई सही एस रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक मिली ही नहीं है। आप अगर मेरी मदद करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढिए, भले ही वो परफेक्ट ना हो। अगर इससे 70 to 80% मैच भी होती हो तो भी मैं काम चला लूँगा एंड उसे खुद मॉडिफाई कर लूँगा। इस पर प्रोफेसर शैन थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं एंड थोड़ी रिसर्च करने के बाद हानशन को बताते हैं, हानशन इसके लिए कोई एस रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए एक ए रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक अवेलेबल है। सेंट हॉल में अभी के लिए वो मार्शल आर्ट टेक्निक है एंड अगर तुम चाहो तो तुम उसे परचेस कर सकते हो, लेकिन मैं उसके अच्छे होने की गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो बस एक ए रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक है। हाइंशन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है एंड प्रोफेसर शैन को वो मार्शल आर्ट टेक्निक देने के लिए कहता है। प्रोफेसर शैन उसे वो मार्शल आर्ट टेक्निक भेज देते हैं। हाइंशन उस मार्शल आर्ट टेक्निक को देखता है, उसका नाम पॉइजन ड्रैगन ड्रिल था। हाइंशन पॉइजन ड्रैगन ड्रिल को काफ़ी बारीकी से पढ़ता है एंड उसे मार्शल आर्ट टेक्निक कुछ खास पसंद नहीं आती है। वो ठहरा एस रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाला, आखिर उसे ए रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे पसंद आ सकती थी। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था एंड इस मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखना स्क्रैच से शुरू करने से तो ज़्यादा अच्छा था, इसलिए हानशन इसी के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे कुछ फील होता है, वो जल्दी से अपने सी ऑफ सोल में आता है, जहाँ पर अभी के लिए उस ड्रैगन स्पेयर का कोकून टूट रहा था। कुछ ही पलों में वो कोकून पूरी तरह से टूट जाता है एंड उसके अंदर से हाइंशन का ड्रैगन स्पेयर बाहर आता है, जो अभी के लिए वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्ट हो चुका था। उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हाइंशन जल्दी से वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्टेड ड्रैगन स्पेयर को बाहर बुलाता है। हाइंशन के हाथों में एक बहुत ही पावरफुल भाला आ जाता है, जिसका वेट अब पहले से 3 से 4 गुना बढ़ चुका था। उसके ऊपर अलग-अलग तरह के ब्लेड्स आ गए थे, जो बहुत ही ज़्यादा शार्प थे। अगर कोई इंसान गलती से उन्हें टच भी कर लेता, तो भी उसका हाथ कट जाता। अगर कोई इसे छू लेता, तो वो जलकर राख हो जाता। हानशन के अलावा अभी के लिए ऐसा कोई नहीं था, जो इसका यूज़ कर सके। ये वेपन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। हानशन अपने इस अपग्रेडेड वेपन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो जानता था, इसके अंदर से जो ये फ्लेम निकल रही हैं, वो किसी भी बीस्ट को मारने में हानशन की बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। इसलिए हानशन शिकार पर जाने के बारे में सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसे एक सुपर बीस्ट कहाँ पर मिल सकता है, लेकिन काफ़ी सोचने पर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। उसके पास सुपर बीस्ट की कोई इन्फो ही नहीं थी। तभी उसके पास यांगली आती है, जो उससे कहती है, हानशन अभी के लिए लीडर हूँ तुमसे मिलने के लिए हमारे शेल्टर में आया है। इस पर हानशन सोच में पड़ जाता है, आखिर लीडर हूँ उससे क्यों मिलने आया होगा। वो उसे सिर्फ थैंक यू बोलने तो इतने दूर नहीं आएगा, ज़रूर और कोई ना कोई रीज़न है।
यही सोचकर वो एंगली से कहता है, ठीक है एंगली, अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर जाओ एंड जाकर लीडर हु को पूरी रिस्पेक्ट के साथ अंदर लेकर आओ, मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा। इस पर यांगली अपना सिर हिलाती है एंड लीडर हु को लेने के लिए बाहर चली जाती है। जिसके बाद वो लीडर हु को हाइंशैन के ऑफिस में लेकर आती है एंड वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।